नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम्स वाई एग्जामपुर पर। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि जितने भी खजूर लाइव हैं आप सभी कैसे हैं। और दशहरा की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, जो आपका एम है, टारगेट है एक गवर्नमेंट जॉब का। चलिए, शानदार। तो फटाफट से एक बार जितने लोग भी यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया हो तो सेशन को शेयर कर लेंगे, लाइक नहीं किया होगा लाइक कर लेंगे वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलेंगे हम मोटिवेशनल थॉट की तरफ। उससे मोटिवेशनल थॉट नहीं, उस पहले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। और मोटिवेशनल लाइनें मैं आप सभी के बीच में बोलूंगा कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? हाँ जी, फटाफट से बताएं इसका आंसर। उम्मीद है काफी बच्चे तो इसको कर चुके होंगे, उनके लिए रिवीजन का काम करेगा, और काफी नए बच्चे हैं तो उनके लिए नए क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो बताएं फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे बात की जा रही है, पद्म पुरस्कार किस ट्रांसजेंडर नर्तकी को मिला है? LGBTQ+ समुदाय से ये आती हैं, और पहले ये व्यक्ति होंगे जिनको देश का तीसरा सबसे बड़ा जो सम्मान है वो दिया गया है। देश का सबसे बड़ा तीसरा सम्मान है जो पहले LGBTQ+ समुदाय को, जो आपका लेस्बियन ट्रांसजेंडर जो आपके समुदाय हैं, LGBTQ जो है ना, गे, तो वो उसमें उन सब में से किसी एक, मतलब पहला ये व्यक्ति होंगे ये जिनको दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नटराज करेक्ट आंसर होगा। नर्तकी नटराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटराज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ये फोटो में आप देख रहे हैं नटराज है। नेक्स्ट है आपका मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? फटाफट से बताएं। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है? आज का सेशन ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, बताएं फटाफट से इसका आंसर। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है? तो मुदुमलाई नेशनल पार्क की बात की जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1940 में इसको स्थापित किया गया था, मुदुमलाई नेशनल पार्क को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है, तो आंसर तमिलनाडु होगा। लेकिन कहां पे तमिलनाडु में, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तमिलनाडु में तो है, लेकिन तमिलनाडु में कहां पर है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, नेल्लोर में। नेल्लोर में करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु नेल्लोर में है। और ये आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपसे पूछ लिया जाए कि मुदुमलाई नेशनल पार्क का, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है, ये आप याद रखिएगा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। अब आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके अलावा जो आपको यहां से याद रखने हैं तमिलनाडु में नेशनल पार्क, तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क लिख लेंगे आप सभी। गिंडी नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क आपको यहां से याद रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क लिखेंगे आप सभी। यहां से जो तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क, एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी, जो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? जो K2 है, या फिर हम इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई पूछी गई है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर स्थित है,
तो पीओके में स्थित है। जो भारत का पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, पाक अधिकृत वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर स्थित है K2। अब K2 की ऊंचाई की बात की जा रही है। K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाती है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। कहां पर स्थित है? पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सेकेंड हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछे जाए, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, ठीक है। ये कहां पर है? ये सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। इसके अलावा थर्ड हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछ ले, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपकी नंदा देवी। नंदा देवी। अब नंदा देवी की बात की जाए, नंदा देवी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, उत्तराखंड में है। और अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, आपको याद रखना है। हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आंसर क्या करेंगे? K2 करेंगे। भारत की चोटियों की मैं बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं स्पेशली, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर बात करेगा तो वर्ल्ड में, दुनिया में पूछ ली जाए, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाता है आपका। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, 848.88 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। उसके बाद में K2 आ जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। उसके बाद में K2 आ जाता है। फिर आपका थर्ड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में, दुनिया में, तीसरी कंचनजंगा ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये K2 है आपका, और K2 की ऊंचाई यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? When was the Backward and Minority Community Employees Federation established in India? कब स्थापना की गई थी, आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में जो आपका अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके फाउंडर कौन थे? तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसके फाउंडर थे कांसीराम जी। कांसीराम जी इसके फाउंडर थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, आपको याद रखना है। फाउंडर कौन थे? कांसीराम जी थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1978 में स्थापना की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कौन सा ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब कौन से ज्वालामुखी के सबसे ज्यादा विस्फोटक का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। तो बताएं फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बताएं फटाफट से, क्या हो जाएगा? हाँ जी, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, डी करेक्ट आंसर होगा, कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? कॉल्डेरा ज्वालामुखी, कुंड ज्वालामुखी। यह आपको याद रखना है। एक बार फटाफट से, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो। शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों के साथ में, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करेंगे, जितने लोग भी लाइव हैं। लाइक और शेयर करना है सभी ने मिलके। अगला सवाल देखो, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? उसका कार्यकाल क्या था? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और वो कौन था? तो आपसे, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? चोल, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर हम बात करें कब से कब तक इसने राज किया था, तो 1012 ईस्वी से लेके 1012 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी तक, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसने तब तक शासन किया था और यह चोल वंश का सबसे महान शासक था।
यह चोल वंश का सबसे महान शासक था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला सवाल देखो, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व, ऊपर नहीं, किधर की बात की जा रही है? एक बार देखेंगे डायरेक्शन, एक बार डायरेक्शन को देखेंगे। जब भी पूर्व की बात करेगा तो आपको ऐसे करके रख देना है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब पूर्व की बात कर रहा है तो जो भारत का हिस्सा है, जो भारत का मैप होता है, उसमें इस साइड पूरब में कौन किस किस से सीमा लगती है? तो एक बार देखेंगे, चाइना कहां पर है? चाइना यहां पे खत्म हो जाएगा, चाइना नेपाल, क्योंकि ये नॉर्थ में चले जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा। बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब बताओ फटाफट से, भूटान की बात की जाए तो भूटान कहां पर है? भूटान सिक्किम के जस्ट बगल में है, तो वो जाएगा किधर? वो पूरब में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका पूर्वोत्तर में, वो पूर्वोत्तर में जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ फटाफट से। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यहां तक क्लियर हुआ? किसके साथ में? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर है? आगे चलो, आगे चलो, मैप में देखो एक बार, मैप में देखेंगे। ये रहा आपके सामने मैप, आपको उम्मीद है कि मैप क्लियर दिख रहा होगा, मैप आपको उम्मीद है एकदम क्लियर देख पा रहे होंगे। अब इसमें हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करते हैं, अब हम इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करें तो यहां पे आपका बांग्लादेश और ये आपका म्यांमार, ये किधर है? ये पूरब में है। और ये अगर नेपाल और भूटान की तरफ चले जाएं और चाइना की तरफ, तो ये भारत के किस हिस्से में है? पूर्वोत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, ये सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको यहां से याद रखना है। गुड, क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की सीमा किधर लगती है? ये आपका नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में सीमा लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्षत्रिय भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय पूछा गया है, किस मतलब किस जगह का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य में कई बार आपको, कई एक बार मैंने याद कराए हैं, शास्त्रीय नृत्य मैंने कई एक बार कराए हैं याद। शास्त्रीय नृत्य मैंने कई एक बार आपको याद कराए हैं, बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो यहां पे करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल इजी है, असम हो जाएगा। असम से याद रखना है, असम की बोडो जनजाति भी महत्वपूर्ण है यहां से, और बोडो जनजाति का जो डांस है वो बागू रुम्बा है, बागू रुम्बा। ठीक है, तो बागू रुम्बा नृत्य किसके द्वारा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से बागू रुम्बा किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चंस एमटीएस में पूछे जा रहे हैं, आज का पैटर्न ऐसा है आजकल का। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बागू रुम्बा किससे? बोडो जनजाति से। असम की बात की गई। अब शास्त्रीय नृत्य, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं मैं फिर से एक बार याद कराता हूं आपको, रिमाइंड आपको याद रखने हैं। आपसे सत्रिय असम का हो गया, इसके बाद में दूसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक और केरला का कथकली और मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी। तो ये आपको याद रखने हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आगे चलो, अगला सवाल। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां पर क्या किया गया था?
जीवाश्म स्थल है जहां पर डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर। कहां पर पाया गया था, कहां पर पाया गया था? तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, बड़धम महाराष्ट्र। बड़धम महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़धम महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। खुश रहो। हाँ चलो, अभिलाष चौधरी, श्रद्धा मेरी फिर क्लास चलती है 7 बजे, वो क्विज मास्टर पे होती है। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? ये तो इजी है बिल्कुल। 2000 का नोट निकालो जेब से फटाफट से। गुरुजी 2000 तो है ही नहीं, क्या कहां से निकाले? तो सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए लगा लो फटाफट से मेहनत करके ना, मेहनत करो फटाफट से, नौकरी लग जाए। 2000 का नोट आपके हाथ में होना चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना पैसों वाले, ऐसे करके निकाल के गड्डी है भाई, इधर है 2000 का नोट पे क्या, हाँ 2000 के नोट पे क्या, ऐसे करके। क्या सर, क्या इजी क्वेश्चन पूछता आप भी है? इतना इजी कौन पूछता? एग्जामिनर भी नहीं पूछता इतना इजी तो। ठीक है, तो वो दिन तभी आएगा जब यार नौकरी होगी, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक वो दिन नहीं आने वाला, तब तक वो दिन नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब मंगलयान का आपको याद रखना है, कलर इसका बता दो एक बार मुझे। 2000 के नोट का कलर बता दो आप, 2000 के नोट का कलर बता दो। हाँ फटाफट से। बाकी डायमेंशन मैं बता देता हूं, 66 mm इंटू इसकी 66 तो चौड़ाई है, सॉरी विथ 66 है, और 166 mm इसकी लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई 66 है। ए गुलाबी, पिंकी, पिंकी नहीं, पिंक कलर नहीं है बेटा उसका, गुलाबी, गुलाबो, पिंक कलर नहीं है उसका। हाँ लाइक करो तब बताता हूं फिर मैं। चलो, तो इसका कैसा कलर है? मजेंटा कलर है, मजेंटा कलर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप की बात की जा रही है, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल इजी है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हॉकी करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंधित है? हॉकी करेक्ट आंसर होगा। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी के जादूगर, फटाफट से बताओ। और उन्हीं की पुण्यतिथि पर, उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या नाम है उनका? फटाफट से बताएंगे आप सभी। हाँ, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर है ना। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के बात की जाएगी, इसके चुनाव कब हुए थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त 1946 में। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ मांग किसके द्वारा उठाई गई थी संविधान सभा की, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग उठाई गई थी। बाल गंगाधर
तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई थी, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें कि आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा कब स्थापित हुई थी, तो संविधान सभा जो है 1946 में बनी थी। 1946 में ही पहली बार आपके क्या किए गए थे, चुनाव किए गए थे। संविधान सभा बनाने का निर्णय कब लिया गया था और किसने लिया था, तो संविधान सभा बनाने का निर्णय 1938 में लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संविधान सभा भंग कब हुई थी, तो संविधान सभा भंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कब भंग की गई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो है वो भंग की गई थी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है। निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है, यह आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर बताएं, बिल्कुल इजी है और आज उनका बर्थडे भी है। व्हाट अ कोइंसिडेंट, मतलब आज उनका जन्म दिवस भी है। बताओ फटाफट से बताओ इसका आंसर। आज उनका जन्म दिवस भी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लाइनें बहुत अच्छी हैं कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कई अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे कि पहली जीत महज एक भाग्य का हिस्सा थी, महज एक भाग्य का हिस्सा थी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था। अगला देखो, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। किस गवर्नर जनरल ने किया था। सती प्रथा में क्या होता था, महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा था। जो महिलाएं, बाकी कुछ महिलाओं की तो मर्जी होती थी कि हम अपने पति के साथ, जैसे मृत्यु हो गई उसके हस्बैंड की, उसके पति की, हम उसी के साथ में आत्मदाह कर लेंगे, हमें और नहीं जीना। वो सती प्रथा में था, वो सती प्रथा में था, ठीक है, वो सती प्रथा के अंदर था। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि वो चाहती थी कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम जीवन यापन करना चाहते हैं, हम झेलना चाहते हैं इन परेशानियों को, हम देखना चाहते हैं आगे और दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन लोग जबरदस्ती करके उन महिलाओं को भी उसके पति की चिता के साथ उसका भी आत्मदाह कर दिया करते थे, उसको भी जला दिया करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा खत्म किया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर होगा, बेंटिक करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो आपको देख पा रहे होंगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली से में निर्मित है। वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, कौन सा मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए, बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वास्तु आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर की बात करें, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। हाँ जी,
जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर की बात की जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा झरना। कविता जी गुड इवनिंग, बताओ फटाफट से विश्व का सबसे ऊंचा झरना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा झरना ए करेक्ट आंसर होगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंजल फॉल्स करेक्ट आंसर होगा। एंड तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है? आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा, ये नहीं होगा, इसके बाद वाला होगा। चलो बताओ इसका आंसर, कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, कौन सी नदी है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल इजी है, बच्चों वाला सवाल है, फटाफट से लाइक और शेयर और करेंगे। हाँ, तो करेक्ट आंसर की बात की जाए कौन सा हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके अलग अलग नाम है। तिब्बत से जहां से इसका ओरिजिन होता है वहां पे इसको संगपो कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। जहां से इसका ओरिजिन होता है वहां पे इसको सांगपो बोला जाता है। लेकिन जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको दिबांग बोला जाता है। दिहांग दिबांग बोला जाता है। फिर यह असम में एंटर करती है। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको, जब यह बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। यह आपके लिए याद रखने वाला है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैप में देखेंगे यहां से उद्गम होता है। कहां से उद्गम हो रहा है? चाइना के तिब्बत रीजन से उद्गम हो रहा है इसका। ये यहां से इसका उद्गम होता है, यहां से ऐसे ऐसे जाती है और यहां से इसको यहां दिबांग, यहां इसको दिहांग बोलते हैं और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र और उसके बाद में यहां पे जमुना और फिर सीधे बंगाल की खाड़ी में। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको यहां पर क्या कहते हैं? इसको यहां पर सांगपो कहा जाता है। सांगपो कहां पर? तिब्बत में, चाइना के अंदर। इसको यहां पर दिहांग दिबांग बोलते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यह अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है। ये जो आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में ये उसके इधर आप देखेंगे तो ये आपका असम का बॉर्डर है, ये असम है, ठीक है, ये असम है। जो असम का बॉर्डर मैं आपको बना के दे रहा हूं ये असम है। अब असम से ये आ रही है, फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और उसके बाद में इसको यहां पर जमुना कहते हैं और नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यहां पर ही माजुली द्वीप बनता है। अगर पूछा जाए नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, सबसे छोटा द्वीप इधर बनता है, सबसे छोटा द्वीप क्या है? उमानंदा द्वीप है, उमानंदा द्वीप है। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय
एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। लुप्त प्राय जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, एस्टुलिन मगरमच्छ, उसके लिए प्रसिद्ध है, उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा, और एक बार मिलकर शेयर करो। हम 100 के करीब पहुंचने वाले, आज का 100 का आंकड़ा पार कराओ, आज का 100 का आंकड़ा पार होना चाहिए। जल्दी से फटाफट से एक बार दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। हमें 8-10 लोग और चाहिए, केवल 8-10 लोग और, केवल 8-10 और। बहुत शानदार। हाँ, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, भीतरकनिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भीतरकनिका। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर है, तो भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। बात आ जाती है उड़ीसा कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? उड़ीसा 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। उड़ीसा के जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल मिलेगा। उसके जस्ट बगल में जाएंगे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। नीचे इधर जाएंगे झारखंड मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो फिर आंध्र प्रदेश के साथ में। ये 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है उड़ीसा, आपको याद रखना है। बिल्कुल इजी है, ऐसे करके याद कर लो यार, मजा आ जाएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? एकमात्र भारतीय कौन है? हाँ, फटाफट से बताओ। सेशन को हम एंड कर देंगे जैसे ही आप 100 लाइक कर देंगे। जैसे ही आप 100 लाइक कर देंगे, मैं सेशन को एंड कर दूंगा। ठीक है? हाँ, अब फटाफट से 100 लाइक हो जाएंगे। अब तो खत्म करना है यार क्लास को, कैसे भी करके हटाओ, क्लास खत्म होनी चाहिए। अब जो 100 लाइक 2 घंटे में भी ना हो सकते थे, वो 2 मिनट में हो जाएंगे 2 मिनट में हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, बाबा आमटे करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बाबा आमटे। क्लियर? बाबा आमटे। अगला देखो, 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किसके द्वारा बम फेंका गया था? बताओ फटाफट से इसका आंसर। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, वेल डन, शानदार। चलो, तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर इसका क्या करेंगे आप सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेरे दोस्त, बटुकेश्वर दत्त करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, बटुकेश्वर दत्त। राजगुरु के साथ में नहीं, चंद्रशेखर आजाद के साथ में नहीं, बटुकेश्वर दत्त के साथ में। और आज के सेशन का अंतिम सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, मतलब मीडियम क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? तो बताओ फटाफट से। अगर बात की जाए सागरमाला योजना, बंदरगाहों पर सामान की बिक्री को नियमित करना, तो ये सागरमाला जो परियोजना है ये वाटरवेज के लिए है, पानी वाले रास्तों के लिए है। ये सामानों की बिक्री नियमित करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सुमन, योजना पूछ ली जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क दवा, गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क दवा प्रदान कराना, इसका तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सागरमाला योजना है वो आपकी किसके लिए? वाटरवेज के लिए है, पानी वाले जो रास्ते हैं उनके लिए है, ये आपको याद रखना है।
आशा योजना पूछा जाए मरीजों की सेवा करने के लिए, ना भैया, आशा योजना विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए है, महिलाओं को रोजगार के लिए है। ठीक है, हाँ, आशा योजना झारखंड की है, झारखंड की। महिलाओं को आजीविका के कला सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो उज्ज्वला योजना में सड़क पे कोई प्रकाशन नहीं चाहिए, सड़क पे कुछ नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस, चूल्हा ये संबंधित है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब बाकी के सब गलत हैं, केवल एक सही है, वो है योजना गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा प्रदान कराना, ये सुमन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सब आप सभी को याद रखना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी मेला देखिए, घूमिए, एंजॉय करिए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।